नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2.17 है और 2.18 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पीछे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 2.16 उसी से रिलेटेड है। वो आधा क्वेश्चन जो है हम पीछे कर चुके हैं, उसको हम दोबारा से यहाँ पे करेंगे, सेम ही है वो, उसको भी हम एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 11 जो फिजिक्स है उसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक मोल है हमारे पास आइडियल गैस का, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसके ऊपर है ये, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम दी है हमें कि वो 22.4 लीटर जो है ऑक्यूपाई करता है। हमें पता है कोई भी आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, वैसे भी हमें पता है कि 22.4 लीटर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। व्हाट इज रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, हमें मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशो निकालना है ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन, और हमें लेना है हाइड्रोजन का मोल। हमें साइज दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 एंगस्ट्रॉम। वाई इज द रेशो सो लार्ज, जो रेशो है वो लार्ज आएगा, तो देखते हैं उसको। तो साइज हमें 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब देखिए जो हमारा साइज है, अब हम जो है कोई भी एटम है उसको स्फेरिकल मानते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो इसका साइज 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी कि जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 0.5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि पूरा जो साइज है 1 एंगस्ट्रॉम है, आधा ले लेंगे 0.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है हमारा, ये होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। तो ये भी हमें पता है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारे पास हो गई 0.5 एंगस्ट्रॉम, और अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर के अंदर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जो वॉल्यूम होगी, अब ये सफेरिकल है तो वो स्फीयर की जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 4/3 पाई का मतलब है 22/7, और जो आर है हमारे पास ये चीज़ है, ये जो हमने निकाली, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। 0.5 का क्यूब जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.125, और 10⁻⁻10 का क्यूब क्या आ जाएगा 10⁻⁻30। तो इस तरह से आ जाएगा। और जब 88 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.190, और इसको जब हम 0.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.524, ये आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास इसके साथ 10⁻⁻30 है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मीटर क्यूब में इसकी यूनिट रहेगी, तो ये वॉल्यूम आ गई। अब देखिए जो 1 मोल है, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो 1 मोल के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर होते हैं हमारे 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवोगैड्रो नंबर जो है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 जो है, हम 1 मोल को यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इतने एटम्स के बराबर लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम हमारे स्टैंडर्ड हैं, ये हम लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं। अब अगर हम इसी की वॉल्यूम निकालें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल निकालें जो कि हाइड्रोजन एटम है हमारा, तो उसका क्या हो जाएगा 6.0223। जितने भी एटम हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम है उसको हम इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमने ऊपर निकाली है। यानी कि जो हमने 1 मोल की निकाली है, जो एक एटम की निकाली है सॉरी, तो 0.524 इंटू 10⁻⁻30 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूरा जो वॉल्यूम है 1 मोल का आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हम जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.16 इंटू 10⁻⁷ मीटर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 10⁻23 और 10⁻30 को जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा 10⁻, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब ये 1 मोल की, तो यानी कि ये जो है हमारे पास एक तरह से एटॉमिक वॉल्यूम आ गई। अब हमें निकालनी है मोलर वॉल्यूम, तो Vm आप उसको लिख लें। वो हमें दी कितनी है 5.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर दी है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आप लिख सकते हैं, क्योंकि लीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास Vm भी है और Va भी है, यानी कि आपको तो रेशो निकालना था,
जो हमारी मोलर वॉल्यूम है और एटॉमिक वॉल्यूम है। तो मोलर वॉल्यूम है जो आपकी, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे 22.4 इंटू 10⁻³ और एटॉमिक वॉल्यूम है नीचे लिख लेंगे 3.16 इंटू 10⁻⁻7। ये एटॉमिक वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम है, ये जो हमने निकाली। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.08 इंटू ये 10⁻7 है, ऊपर 10⁻³ है, यानी कि 10⁻4 आ जाएगा। ये रेशो रहेगा इन दोनों का। अब यहाँ पर देखें जो Vm/Va है वो किसके बराबर आ गया, लगभग 7 गुना के बराबर आ गया है, इंटू 10⁻4 भी है। तो इतना ज़्यादा देखिए Vm को देखें, जब आप Va को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जो Vm है वो इक्वल टू है इतने गुना एटॉमिक वॉल्यूम के, तो इसलिए जो रेशो है इतना लार्ज ये हमारा आता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। एक ऑब्जर्वेशन हमें दी गई है तो इसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप जो है मान लीजिए कि गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रही हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप जो है विंडो के बाहर अगर देखते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, तो जो आसपास के ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, घर हैं, पत्थर हैं, कुछ भी हो, वो आपको काफ़ी जल्दी चलते हुए दिखाई देते हैं और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, यानी कि आप जो है मान लीजिए यहाँ पे हैं, आप इस मोशन में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो आपको पीछे की तरफ जाते दिखाई देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, टू द ट्रेन मोशन, यानी कि जिस तरफ मोशन होगा उसके ऑपोजिट में जाते दिखाई देंगे। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे बड़े बड़े पहाड़, मून हो गया, स्टार हो गए, तो वो हमें स्टेशनरी दिखते हैं या कहें कि बहुत ही स्लो चलते दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए ये होता है हमारी लाइन ऑफ साइट के कारण। जो हमारी आंखें हैं वो जो देखती हैं उसकी साइट की जो लाइन बनती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जब आप उसको देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल है मान लीजिए थीटा है, ये बहुत स्मॉल बनता है। जैसे ही आप मूव कर रहे हैं तो फटाफट से ये आप इसको पास कर जाते हैं और जो है ये आपको ऑपोजिट साइड में चलता हुआ दिखता है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होता है यानी कि 2 पोजीशन पे, तो ये जो एंगल है थोड़ा बड़ा बनता है, ये वाला लाइन ऑफ साइट का θ1। इसी तरह से अगर ये यहाँ पर होता तो ये और ज़्यादा लार्ज एंगल बनता, मान लीजिए ये θ2 बनता। तो जैसे ही आप मोशन करते हैं तो वहाँ पे जो जितना ज़्यादा लार्ज एंगल बनता है तो उतना ही जितना दूर होगा उतना ये लार्ज एंगल बनता रहेगा और उतना ही वो स्लो मूविंग दिखता रहेगा। और इसी तरह से जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट छोटा भी दिखता है। तो इन सभी के कारण से हमें क्या है, जो पास वाली चीज़ें हैं वो तो तेज़ी से अपोजिट साइड में जाती हुई दिखती हैं, जो मोशन का अपोजिट साइड है, यानी कि मोशन इस तरफ है और जो चीज़ें हैं इस तरफ मूव करती दिखती हैं जो पास में है। क्योंकि एंगल लाइन ऑफ साइट का एंगल जो है बहुत यहाँ पर आप देखें स्मॉल है और यहाँ पर जितने दूर ऑब्जेक्ट हैं उनका लार्ज होता चला जाता है, यानी कि एकदम से एंगल चेंज नहीं होता। तो इसलिए वो हमें स्लोली या फिर वो स्टेशनरी वो महसूस होती हैं। तो ये थे हमारे 2.17 और 2.18 क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।